10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है। स्टूडेंट्स उसे स्किप कर देते हैं, ये सोचकर कि वो कॉमर्स बेस्ड चैप्टर है और बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, तो इस वजह से जीएसटी को उसको स्किप कर देते हैं। तो आए हम आज जीएसटी के ऊपर एक ही वन शॉट वीडियो के ऊपर जीएसटी के सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन समझते हैं। तो ये अलजेब्रा के अंदर 10th स्टैंडर्ड में 4th चैप्टर है। 4th चैप्टर वाला क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर 4.1 वो पूरा बेस किसके ऊपर है, जीएसटी के। एंड 4.2 वो जो है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। यानी ऐसा समझिए चलिए कि एक ही चैप्टर में दो अलग सब चैप्टर्स है, एक जीएसटी एंड एक शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। तो अब हम 4.1 के जो जीएसटी है उसकी कुछ की पॉइंट्स देखते हैं हम कि ये की पॉइंट्स ऐसे की पॉइंट्स है, अगर आप लोगों ने इसके ऊपर ध्यान दे रहे तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएंगे और इससे आपको सारी चीजों की नॉलेज मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीएसटी। तो जो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, कि जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, ये कब इफेक्ट हुआ था? तो ये इफेक्ट यानी जो इंडिया के अंदर जीएसटी कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये 1 जुलाई 2017 में। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीएसटी इफेक्ट्स फ्रॉम डैश, और उसमें 4 ऑप्शंस दिए देंगे कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर 2018, 17, ऐसा किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। तो आपको क्या निकालना है कि 1 जुलाई 2017। ठीक है, अब जिससे जीएसटी नंबर लेना होता है, जैसे हमारे लिए हम क्या करते हैं, पैन नंबर लेते हैं, है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या लेना रहता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे, या जो भी ट्रेडर है जो गुड्स बाई कर रहा है या सेल कर रहा है, तो उसे क्या लेना रहेगा हमें, जीएसटीआईएन नंबर। जो ट्रेडर है और जो गुड्स सेल कर रहा है तो उसे क्या लेना रहेगा, जीएसटीआईएन नंबर। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि कितने डिजिट्स का होगा, 15 डिजिट्स का होगा। 15 अल्फा न्यूमरल्स, यानी उसमें कुछ अल्फाबेट्स होंगे और कुछ नंबर्स होंगे, और उसमें स्टेट का कोड होता है। तो इस बेस पे 15 डिजिट्स होते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि जीएसटीआईएन नंबर का डिजिट कितना है, 10, 12, 15, 20, तो क्या लिखना है हमें, 15 लिखना है। अच्छा, अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये गुड्स जो हम सप्लाई कर रहे हैं, जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं, या सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये दोनों के ऊपर 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक है इंट्रा स्टेट और एक है इंटर स्टेट। हम ऐसा समझ के चलते हैं कि एक एबीसी कंपनी है, वो है महाराष्ट्र के अंदर, यानी जो सेलर है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और वो गुड्स सेल करता है किसको, जो बायर को, वो भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। दोनों भी कहाँ पर रह रहे, महाराष्ट्र में रह रहे, सेलर भी महाराष्ट्र में और बायर यानी बेचने वाला भी महाराष्ट्र में, खरीदने वाला भी महाराष्ट्र में। तो जो गुड्स का जो टैक्स लगेगा वो इंट्रा स्टेट के हिसाब से सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, और अगर खरीदने वाला महाराष्ट्र में, मतलब एक स्टेट में है, और बेचने वाला दूसरे स्टेट में है, जैसे अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में सेलर है, जो बेच रहा है सामान, वो कहाँ पर है, सेलर महाराष्ट्र में, और खरीदने वाला कहाँ पर है, गुजरात में। तो 2 अलग स्टेट्स हो गए। तो 2 अलग स्टेट्स रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे आप, इंटर स्टेट। तो ये इंटर स्टेट के अंदर हमें जो टैक्स लगता है वो कौन सा लगता है, आईजीएसटी। ठीक है, यानी अगर हमने विद इन स्टेट में, यानी एक स्टेट बाउंड्री के अंदर, जैसे मान लीजिए खरीदने वाला भी गुजरात में, बेचने वाला भी गुजरात में, विद इन स्टेट हो गया, खरीदने वाला भी दिल्ली में, बेचने वाला भी दिल्ली में, विद इन स्टेट हो गया। तो जब विद इन स्टेट होगा, इंट्रा स्टेट रहेगा, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यानी इसका जो पैसा रहेगा वो दोनों गवर्नमेंट्स को डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी। और इसी के साथ में अगर 2 अलग स्टेट्स हैं, खरीदने वाला अलग, बेचने वाला अलग, तब वो क्या होता है हमारा इंटर स्टेट्स, और उसमें लगता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाए, सी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीएसटी, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी का जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, अगर जो बाइंग एंड सेलिंग यूनियन टेरिटरीज के अंदर हो रही, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, तो ये जो सारी अगर ऐसे जगहों पर अगर हमने कोई बाइंग एंड सेलिंग किए हैं, तो हमें क्या पे करना रहेगा, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। यानी एसजीएसटी के जगह पर क्या आ जाएगा, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ठीक है, अभी 6612 क्या है, तो 6612 क्या है, ये हमारा ये जो रेट ऑफ जीएसटी, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट्स दिए गए हैं जीएसटी चार्ज करने के, वो 5 रेट्स दिए गए। क्या क्या है, एक 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। यानी 5 टाइप्स में गुड्स को एंड सर्विस को डिवाइड कर दिया गया। कुछ गुड्स, कुछ सर्विस ऐसे जहाँ पे टैक्स है ही नहीं, जीएसटी लगता है, उसमें होता है 0%। कुछ गुड्स एंड सर्विस ऐसे हैं जिसमें 5% चार्ज होता है, जिसमें कुछ में 12% होता है, कुछ में 18% होता है, कुछ में 28% होता है। ठीक है, अगर विद इन स्टेट है और दोनों गवर्नमेंट्स को जब हम कुछ जीएसटी पे करना है, तो ये जैसे 12% था, तो क्या हो जाएगा कि 6% सीजीएसटी को पे करेंगे और 6% एसजीएसटी को पे करेंगे। और अगर इंटर स्टेट्स है, आउटसाइड स्टेट्स में बाइंग एंड सेलिंग हुई है, तो ये पूरा 12% हम किसको पे कर देंगे, आईजीएसटी को, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। और ये पूरा पैसा किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो विद इन स्टेट रहेगा दोनों गवर्नमेंट को, और विद इन आउटसाइड स्टेट में रहेगा तो सिर्फ पूरा पैसा 12% किसको जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। अगर जैसे 18% का गुड्स है तो 9% आएगा, अगर 28% है तो 14% हो जाएगा। ठीक है, होप ये समझ में आ गया रहेगा। अब इसके बाद में जो कॉन्सेप्ट दिया है वो क्या है हमारा, आईटीसी। तो आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट।
ये जीएसटी आने का रीजन भी ये कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना, यानी पहले टैक्स पे टैक्स लगता था, पहले वो मैन्युफैक्चरर होलसेल को सेल करेगा तो उसमें कुछ टैक्स था, वैट था, फिर वो रिटेलर को देगा, फिर वो कस्टमर के पास, तो ऐसा करते करते जो स्मॉल अमाउंट के भी जो गुड्स था वो टैक्स पे लग कर या वैट लग कर उसका चार्जेस ज्यादा होता। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो आईटीसी का कॉन्सेप्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब देखो क्या है कि जब कोई ट्रेडर है वो जीएसटी पे करता है एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी मैंने मान लो कि कोई सामान खरीदा है, कोई बायर है उसने कोई सामान खरीदा है, तो जब वो खरीदने के टाइम पे सेलर को जो जीएसटी पे करेगा उसे क्या कहेंगे हम, इनपुट टैक्स। और सिमिलरली जब कोई ट्रेडर जीएसटी कलेक्ट करेगा एट द टाइम ऑफ सेल तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, आउटपुट टैक्स। यानी मैंने मान लो कि सामान बेचा और उस वक्त जो मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा उसको कहूंगा मैं आउटपुट टैक्स, और मैंने जब सामान खरीदा था और उस वक्त मैंने सामने वाले को जो जीएसटी पे किया उसको कहूंगा मैं इनपुट टैक्स। तो थोड़ा सी आसान में ऐसा करते हैं कि इसे मान लो कि ये मार्कर है, ये मार्कर में मेरा बिजनेस है बाइंग एंड सेलिंग करने का मार्कर, तो पहले मैंने कहीं किसी से खरीदा रहूंगा फिर किसी को सेल करूंगा। तो मानते कि हमने किसी से परचेज किया हुआ है, तो जब मैं इसे परचेज कर रहा था तो ये मान लो कि 100 रुपीज का था, अब मैंने ये क्या किया 100 रुपीज प्लस 10 रुपीज जीएसटी फॉर एग्जाम्पल मैंने पे करके 110 रुपया पे किया। अब ये 100 रुपीज की चीज में प्रॉफिट रखकर 150 की बेचूंगा, तो ये 150 का जब मार्कर सेल करूंगा तो मैं सामने वाले से 20 रुपीज जीएसटी चार्ज करूंगा, यानी 170 का बेचूंगा। ठीक है, तब जो 20 रुपीज जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ ये मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, बट मैंने पहले 10 रुपया किसी और को पे कर चुका हूँ, तो 20 में से 10 रुपया माइनस करेंगे, उससे 10 रुपया जो बचता है वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। तो इसमें ये जो मैंने बेचने के टाइम जो जीएसटी कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स, जो मैंने खरीदने के टाइम पे जीएसटी दिया इनपुट टैक्स, तो ये आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएसटी पेएबल। ये जो फॉर्मूला है कि जीएसटी पेएबल बाय द ट्रेडर्स का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इसको आसान लैंग्वेज में ये समझते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, जब हम सेल करेंगे कुछ बेचेंगे तो उस वक्त हमें आउटपुट टैक्स लेना है, और जब हम लोग सामान परचेज करते हैं गुड्स परचेज करते हैं तो उस वक्त हमें इनपुट टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसी के बेस पे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो 4 तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी अपने अगर आपने पूरे चैप्टर में से 4.1 में एक्सरसाइज में से सिर्फ 4 क्वेश्चंस भी समझ के चले गए, 4 कॉन्सेप्ट भी समझ के चले गए तो आपको जीएसटी का 4.1 बहुत आसानी से हो जाएगा। जो 4 टाइप्स के इस तरीके से क्वेश्चन के, एक आपको निकालने के लिए कह सकता है जीएसटी पेएबल, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट करना है सीजीएसटी की अमाउंट, एसजीएसटी की अमाउंट, और तीसरा आ सकता है हमें कि परचेज वैल्यू निकालो या तो टैक्सेबल वैल्यू निकालो, बट उसमें क्या चीज दी गई रहेगी, डिस्काउंट वाला कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया रहेगा, और एक हम लोग परचेज टैक्सेबल वैल्यू निकालो मगर जो उसमें जीएसटी की वैल्यू पहले से इंक्लूड रहेगी तो हटाना रहेगा। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन है, हम चारों क्वेश्चन अगर समझ गए तो हमारे लिए 4.1 बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें पूरी बुक यानी पूरा जितने भी उसमें क्वेश्चंस है 4.1 के अंदर वो पूरा 4.1 नहीं करते हुए भी ये सिर्फ 4 टाइप से क्वेश्चन भी कर लेता है तो उसके लिए जीएसटी का ये पूरा 4.1 का जब प्रैक्टिस सेट है बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम पहला देखते हैं जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल में यार क्वेश्चन जीएसटी पेएबल का मैंने दिया ये जब भी ऐसा क्वेश्चन है एक स्टेप्स आप याद करना, जैसे एंड मोमेंट है हमारे पास और अभी पेपर बस कल ही है या परसों ही है और हमें जीएसटी सीखना है, तो आप क्या करें कि जीएसटी के कुछ मैंने फॉर्मेट्स दिया हो, ये फॉर्मेट्स को एकदम दिमाग में बिठा दे और एग्जाम में जब ऐसा जीएसटी पेपर वाला क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से लिख कर। अब देखो जैसे आपने क्वेश्चन क्या दिया है कि मिस्टर मल्होत्रा, ठीक है, मिस्टर मल्होत्रा एक पर्सन है, उसने क्या किया, परचेज कर रहा है, ठीक है, परचेज किया क्या, सोलर पैनल्स उसने परचेज किया हुआ है और जिसकी वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू 85 रुपीज, यानी पहले मल्होत्रा ने किसी से सोलर पैनल खरीदा 85,000 में, अब वो क्या करता है, ही सोल्ड देम फॉर 90,000। मल्होत्रा ने क्या किया है, 85,000 में खरीदा है और 90,000 में वो बेच रहा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं रेट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट दिया हुआ है, 5%, ठीक है, तो 5% इसमें तुमको मेंशन करके देना, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं कि कौन सा गुड्स कितने रुपए कितना रेट ऑफ जीएसटी से 5% उसने दे दिया है। आगे क्या बोला है, फाइंड दी आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट बताना है और साथ में क्या बताना है कि अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय हिम, और उसको कितना जीएसटी पेएबल। तो ये फॉर्मूला आप देखोगे कि जीएसटी पेएबल बाय ट्रेडर यानी जीएसटी जो हमें मल्होत्रा को पे करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो वही लिख देते हैं सबसे पहले कि जीएसटी पेएबल बाय मल्होत्रा इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, आउटपुट टैक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद में इनपुट टैक्स निकालेंगे, दोनों की वैल्यूज आ जाएंगे तो बस खाली हमें क्या करना है, माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो आउटपुट टैक्स मैंने क्या बताया था, आउटपुट का शॉर्टकट तरीका क्या कहते हैं, सेल वैल्यू, सेल से कनेक्शन है आउटपुट, तो सेल वैल्यू देखो कि वो बेच रहा कितने में है, 90 रुपए में, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 90,000 का वो सेल कर रहा है, 90,000 में बेच रहा है। अच्छा 90,000 में जो बेच रहा है तो उसका रेट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट बोला हुआ है, 5%, तो 90,000 इंटू 5%,
यानी आपने पहले से ये स्टेप्स लिख के रखे थे, सिर्फ हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना था, सेल अमाउंट यानी जो हम बेच रहे, सेलिंग अमाउंट लिखना है और जो रेट ऑफ जीएसटी लिखना है। अब इसको अगर रिटर्न इसको कैंसिलिंग कर दे, ये 0 and 0 यानी ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कि 900 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 9 5s आर 45, ठीक है, एंड ये दो जीरो जो रिमेनिंग बच गए हम यहाँ लिख दिए। इसी तरीके से अभी हम क्या निकालेंगे, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स के बारे में क्या बताया था मैंने कि इनपुट टैक्स का जो कनेक्शन है वो कैसे है, हमारा परचेज से है ना। इनपुट टैक्स का कनेक्शन किससे है, हमारा परचेज से। तो परचेज वैल्यू हम देखते हैं, तो परचेज वैल्यू कितनी दी है, 85, तो यहाँ पर भी सेम हम क्या लिख देंगे 85,000, और रेट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट बोला है, सेम 5%, ये 5% लिख दिए। अब ये सेम 0 and 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 850 को हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई, यानी 850 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 0 0, 5 5s are 25 and 5 8s are 40 plus 2 42, तो आंसर कितना है इसका 4250, ठीक है। यानी जो सोलर पैनल था 85,000 का उसका कॉस्ट थी, मतलब उसके बदले हमें जीएसटी कितना पे करना पड़ा था, 4250, और जब वो पैनल हमने किसी और को बेचे 90,000 में, तो सामने वाले से हमने कितना जीएसटी चार्ज किए 4,500, यानी 4,500 कलेक्ट किए एंड 4,250 हमने किसी को पे किए। तो यानी यहाँ पर हमें आउटपुट टैक्स के अंदर कितना लिखना है, आउटपुट टैक्स कितना है हमारा 4,500 माइनस इनपुट टैक्स कितना है हमारा 4250, ठीक है। अभी 4,500 में से 4250 गया तो कितना अमाउंट बचता है 250 रुपीज, यानी सिर्फ मल्होत्रा को कितना जीएसटी पे करना है, गवर्नमेंट को 250 रुपीज पे करना है। यहाँ पर हम लास्ट में आंसर मेंशन कर देंगे हमारा कि मिस्टर मल्होत्रा विल गेट, यहाँ पे क्या लिखा था उसने पूछा था हमें, फाइंड द आईटीसी, कितना आईटीसी मल्होत्रा को चार्ज होने वाला है एंड क्या जीएसटी अमाउंट पेबल है। तो मल्होत्रा विल गेट आईटीसी कितना आया था हमारा 4250 एंड ही विल हैव टू पे, कितना पे करना है उसे ₹250 रुपीज। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो चुका है। अब हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, जिसमें सिर्फ पता करना रहेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बस ये दो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा कि जहां पर हमें सीजीएसटी एसजीएसटी पता करना है। तो आज देखते हैं ये वाला। तो जब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, यानी आपको जो है इस तरीके से लिखना है ना। जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है मेसेस रियल पेंट, ये मेसेस कंपनी का नाम है रियल पेंट। वो क्या करते हैं कि 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट, यानी 2 लस्टर पेंट के टिन्स हैं, ये क्या कर रही है, वो सेल कर रही है ना, सोल्ड बोला तो बेच रही है। 2 पेंट के डब्बे हैं, टिन्स है, वो क्या कर रही है, वो बेच रही है। कितने में बेच रही है बोला है, ईच टीन, यहाँ पे बोला है कि एक टीन कितना कॉस्ट करता है 2800। तो जरूरी नहीं कि हर बार सब में 2 टीन्स ही है, जैसे ये सब में 2 टीन्स दिए हुए, 2 प्रोडक्ट्स बेच रहे, कभी कभार आपको एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका वैल्यू निकाल के दे दिया जाएगा। मगर अब इसमें क्या हो गया कि 2 पेंट के टीन्स है, एक पेंट का टीन कितना है 2800 रुपीज और 2 टीन्स बेच रहे हैं। आगे क्या बोला, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, और उसका जीएसटी का रेट कितना है पेंट का 28% है। अब हमें पता करने बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इसे गौर करोगे कि देखो सीजीएसटी एसजीएसटी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था जीएसटी पेबल, अभी जो कह रहे हैं इसमें क्या है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सेकंड टाइम हमारा क्या है सीजीएसटी एसजीएसटी। तो जो सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना रहेगा तो उसमें पहला स्टेप टैक्सेबल वैल्यू, सेकंड स्टेप जीएसटी निकालना रहेगा, थर्ड स्टेप सीजीएसटी और फिर बाद में हमारे पास आ जाएगा एसजीएसटी। तो पहले हम लिखते हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ यहाँ पे क्या बोला, टीन्स बोला, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टीन। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टीन कितना है, एक टीन कितने का है 2800 का, ठीक है। एक टैक्सेबल टीन कितने का 2800 का। अब यहाँ पर 2 टीन्स है, तो 2 टीन्स है तो देयरफॉर 2800 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, यानी एक अगर पेन का डब्बा 2800 का है तो 2 का कितना रहेगा हमारा 5600 है। 2 8s are 60, 1 कैरी ऑन के 2 2s are 4 प्लस 1, तो 5600 के 2 पेन के टिकट। अब हमें देखना रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट बोला है हमें 28%। तो रेट ऑफ जीएसटी है 28%। अब हमें आगे क्या करना है कि जीएसटी फाइंड आउट करना है। तो जीएसटी फाइंड आउट करने के लिए सेम जो सेलिंग अमाउंट है हमारे बेचे में कितने में 5600 में, और जीएसटी का रेट कितना है 28। अब 5600 को जब हम कैंसिलिंग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम ही 0 and 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 and 0 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 56 मल्टीप्लाई बाय 28। तो 8 6 are 48, ठीक है, 8 6 are 48,
8 5s are 40 plus 4, 44. Then here comes 0. 2 6 are 12. 2 5s are 10 plus 1 11. ये 8 6 5 1. तो ये जो 1568 है ये हमें क्या मिल गया हमारा जीएसटी अमाउंट मिल गया। जो रियल पेंट कंपनी है उसे 2 टीन्स ऑफ पेंट सेल करी है तो उस पर उसने जीएसटी कितना कलेक्ट करी है 156 है। बट अब इसमें से कितना सीजीएसटी को जाने वाला है और कितना एसजीएसटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड सीजीएसटी एसजीएसटी। तो जो सीजीएसटी है जो हाफ ऑफ जीएसटी, इसको ये भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं समझ तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखे थे ना कि जो जीएसटी जो रहता है 12% था तो उसका हाफ 6% एसजीएसटी में रहता है, 6% सीजीएसटी में रहता है। तो वो हाफ करने के लिए हमें क्या करना है 1/2 इंटू जीएसटी। तो जो भी जीएसटी की वैल्यू आएंगी उसका हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर जीएसटी की वैल्यू कितनी आई है 1568। तो 1568 का हाफ निकाल देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हम। तो ये कैंसिल करें तो कैसा होगा 2 1s are 2, 2 7s are 14, 1 क्या करेंगे, फिर 2 8s are 16 and 2 4s are 8। तो यानी हमें क्या वैल्यू मिल गया 784। तो 784 क्या है हमारा सीजीएसटी। अब हमें पता है जो सीजीएसटी है वही सेम एसजीएसटी है, वो 6% सीजीएसटी था, 6% एसजीएसटी था, ये हाफ था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 28 के हिसाब से 14% सीजीएसटी में गया 784 एंड 14% जो जाएगा वो कहाँ जाएगा हमारा एसजीएसटी में। एसजीएसटी में भी कितना आने वाला है 784। तो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो बिकॉज़ ये पता करने को था कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो अमाउंट है वो कितना है 784 ईच। तो दोनों में भी 784 जाने वाला है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट हो चुका है। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा परचेज वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू निकालना रहेगा, मगर साथ में क्या रहेगा कुछ डिस्काउंट जैसे कॉन्सेप्ट दे दिया रहेगा। तो डिस्काउंट जब कॉन्सेप्ट आएगा तो क्या करना है, तो ये रहा उसका क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हो जिसमें हमें परचेज प्राइस निकालने को है ना, पता ना परचेज वैल्यू या तो टैक्सेबल वैल्यू बोलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोला फाइंड आउट दी परचेज वैल्यू या परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। मतलब क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला हुआ है एक अमीर परचेज अ वॉशिंग मशीन, क्या कर रहा है वो वॉशिंग मशीन खरीद रहा है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनी या कोई शॉप का नाम है, वहां से वो वॉशिंग मशीन खरीद रहा है। और डिस्काउंट ऑफ 5% was given on the printed price of ₹40,000। यानी वॉशिंग मशीन की जो प्रिंटेड प्राइस यानी जो मशीन अवेलेबल थी कितनी की थी वो 40,000 रुपीज़ की थी। अब वो जो शॉपकीपर या जो शॉप वाला था उसने क्या किया 5% डिस्काउंट दिया। 40,000 की नहीं रही, उस 40,000 पे 5% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो मतलब 40,000 के ऊपर जीएसटी नहीं कैलकुलेट करेंगे, उसमें से 5% रिड्यूस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर हम भी 5% कैलकुलेट करेंगे। आगे क्या बोला रेट ऑफ जीएसटी, तो रेट ऑफ जीएसटी वाज चार्ज कितना बोला हुआ है 28%। तो वॉशिंग मशीन पर 28% निकालना है। तो यानी आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट या आफ्टर रिड्यूसिंग डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू क्या है, फिर उस टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जीएसटी निकालना है। ये दोनों को वैल्यू को जब प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा परचेज वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन फिर उसने कितने में खरीदा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहले लिखते हैं यहाँ प्रिंटेड प्राइस। जब इसको सॉल्व करना रहेगा तो सॉल्व ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन में ये स्टेप्स दिए गए हैं, ये स्टेप्स आप ध्यान में रख लेंगे कि ये स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया, प्रिंटेड प्राइस दिया कितना, डिस्काउंट कितना निकालने बोला है, फिर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा, फिर जीएसटी का रेट रख के जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो परचेज प्राइस मिल जाएगा। तो अब आगे मैंने देखते हैं यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस। तो प्रिंटेड प्राइस कितना बोला है उसने 40,000 है ना, प्रिंटेड प्राइस बोला 40,000 और डिस्काउंट कितना देते हैं उस पर बोला उसने 5%। तो 40,000 एंड 5% उस पर डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं पहले, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 यानी परसेंटेज में तो 5/100 लिखते हैं। तो अब ये 2 0 यानी यहाँ से 2 zeros कैंसिल हो गए, तो 4 5s are 20, 4 5s are 20 यानी 2 0 बच गए यहाँ लिखे। तो 2,000 रुपीज़ ये क्या है हमारा डिस्काउंट है, ये 2,000 रुपये क्या है हमारा डिस्काउंट है हमारा। अब आगे हम बढ़ते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी जो भी हमने 40,000 का हमें वॉशिंग मशीन थी जिसमें से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमें टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंटेड प्राइस 40,000 था जिसमें से 2,000 का डिस्काउंट दे दिया गया है। तो अब वॉशिंग मशीन की वैल्यू कितनी हो गई है 38,000 हो गई। तो 38,000 के ऊपर अभी हमें जीएसटी निकालना है। तो वॉशिंग मशीन को 40,000 की नहीं मिलते हैं, 38,000 की मिली है। अब जीएसटी का रेट कितना दिया हुआ है 28% दिया हुआ है। 28 यहाँ पे लिख देते हैं, जीएसटी का रेट है 28%। अब जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, तो जीएसटी कैलकुलेट करेंगे 38,000 के ऊपर 28%। ठीक है, सही। इसी तरीके से यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचा हमारे पास 380, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम
8 से। तो 380 को 28 से, 8 zeros are 0, 8 8s are 64, 8 3s are 24 plus 6 30। फिर हम 2 zeros are 0, 2 8s are 60, 2 3s are 6 plus 1 7। ये 0 4 6 एंड ये 10। तो टोटल जीएसटी का जो अमाउंट हमें मिला है वो है 10,640 रुपीज। एंड वॉशिंग मशीन की कॉस्ट है 38,000 और जीएसटी की वैल्यू है 10,640। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करना है, परचेज प्राइस निकालना है। एक्चुअली यही निकालना था कि मशीन कितने की मिल रही है। तो परचेज प्राइस कितना है हमारा, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितना आया था हमें 38,000 आया था, यहाँ लिख दिया हमने 38,000 प्लस जीएसटी कितना आया था हमारा 10,640। अब ये दोनों को प्लस करेंगे, 38 प्लस 10 48 और ये आ गएगा 640। द परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, यही पता करके बोलते हैं ना, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। यहाँ लिखेंगे द परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन फॉर अमित इज रुपीज 48,640। ठीक है, यानी एक समराइज करते हैं, 40,000 की वॉशिंग मशीन की प्रिंटेड प्राइस था, 5% डिस्काउंट निकाले 2,000 रुपीज, फिर 40,000 में से 2,000 रुपये डिस्काउंट किया तो 38,000 का उसका वैल्यू आया, टैक्सेबल वैल्यू। 28% जीएसटी था, 38,000 के ऊपर 28% कैलकुलेट किया, 10,640 आया। फिर जिसकी परचेज वैल्यू है जो 38,000 की वॉशिंग मशीन प्लस जीएसटी 10,000 का, दोनों को प्लस करके 38 प्लस 10 48, 640 उसकी वो मशीन की एक्चुअल परचेज प्राइस है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, यानी इसमें भी हमें परचेज वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू निकालने बोलेगा, मगर ये कैसा रहेगा कि इसमें ऑलरेडी जीएसटी की वैल्यू इंक्लूड है और हमें बोलेगा कि जीएसटी को एक्सक्लूड करेंगे तो इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे यहाँ पर दिया है। द टोटल वैल्यू विद जीएसटी, यहाँ पे विद जीएसटी बोला है, टोटल वैल्यू दिया हुआ है, दैट मींस ये इंक्लूसिव है, यानी जीएसटी इसमें इंक्लूड है। ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770, यानी एक रिमोट कंट्रोल कार है जिसमें जीएसटी इंक्लूड होके उस कार की वैल्यू कितनी बनी है 1770 बनी है। आगे बोला है द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% और उस कार में 18% जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है, यानी उस कार की वैल्यू में 18% जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है। आगे क्या बोला है, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार, यानी उसमें से हमें 1770 में जीएसटी इंक्लूड है वो वैल्यू हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा टैक्सेबल वैल्यू, तो उसमें माइनस करना है। तो कैसे करेंगे हम, जैसे यहाँ पे एक चार्ट है, ये सिंपल वे में आपको बता दिया हमने कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी तो टोटल वैल्यू आता है। जैसे हमने अभी यहाँ पे किए थे, जो परचेज वैल्यू था कैसे निकाले थे, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी ऐड करते तो क्या मिलता है, टोटल वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो टोटल वैल्यू जीएसटी मिलाकर कितनी दी हुई है 1770 दिया है। और हमें क्या पता करने बोला उसने, टैक्सेबल वैल्यू पता करने बोला। तो टैक्सेबल वैल्यू जो नहीं दिया है उसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क या एक्स लिख देता हूँ कि लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स। ठीक है, और इसमें से क्या हमें दे दिया गया, एक जीएसटी दे दिया गया। जीएसटी कितना दिया उसने परसेंटेज, 18% दे दिया। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये 18% जीएसटी दिया। अब ये दो इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें निकालना है, तो हम कैसा एज्यूम करेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे कि जो टैक्सेबल वैल्यू है वो टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी, फॉर एग्जांपल 100% होगा, यानी जो भी टैक्सेबल 100% वैल्यू पे था उस पर जब हम 18% ऐड करेंगे, है ना, 100% टैक्सेबल वैल्यू है, 18% जब ऐड करेंगे तब वो कितना परसेंट हो जाएगा, 118%। यानी इससे ये समझना है कि जो 1770 वैल्यू है वो 118% वैल्यू, यानी कुछ तो वैल्यू होगी उसमें 18% ऐड कर उसकी वैल्यू कितनी बन चुकी है 118%। यानी यहाँ पे कुछ वैल्यू थी जो 100% के हिसाब से थी, जिसमें हमने 18%, अगर एग्जांपल यहाँ पे कुछ वैल्यू होती उस पर हम 18% चार्ज कैसा करते हैं, 10,000 पे, फॉर एग्जांपल 10,000 पे 18 डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो उसी तरीके से इसलिए 100% एज्यूम किए, ये 18% दोनों को प्लस किए तो 118% हो गया। अब हमें बोला ये निकालने के लिए टैक्सेबल वैल्यू तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1770 किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, और डिवाइड करेंगे किससे 118 से, 1770 को मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 118। अगर ये नहीं समझे तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल परसेंटेज अपॉन टोटल परसेंटेज। तो टोटल वैल्यू कितनी दिया हुआ है, क्या लिख देता हूं मैं 1770 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल परसेंटेज। तो टैक्सेबल का परसेंटेज कितना है हमारा 100% और टोटल परसेंटेज कितना है, तो टोटल का परसेंटेज कितना है हमारा 118। अब ये इस तरीके से हमारे पास एक वैल्यू मिलकर सॉल्व करने के लिए आई है। अब तक का आसान था कि नीचे 0 0 आते थे हम तो 0 0 कैंसिल कर देते, मगर इसमें इंक्लूसिव में 100 ऊपर आएगा और ये जो नीचे है इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि 100 प्लस 18% जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 12% होता, जीएसटी 12% होता तो 100 प्लस 12 112, 28% होता
तो यहाँ पे 100 प्लस 28 करते 128 होता। अगर यहाँ पर 6% होता तो यहाँ पे 100 प्लस 6 करते 106 हो जाता। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 18% बोला हुआ है तो इसलिए 100 प्लस 18 118 हो गया। तो 1770 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 118। अब इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये देखते हैं 2 5s are 10, 1 कैरी ऑन कर लिए, एंड 2 9s are 18, ये भी कैंसिल करते हैं हम। 2 8s are 16, 1 कैरी ऑन यहाँ पर हो गया, 2 8s are 16, फिर 1 कैरी यहाँ पर हो गया, 2 5s are 2 5s are 10। अब 59 को 885 से डिवाइड करना है, यानी 885 को हम डिवाइड करते हैं 59 से। तो 59 ones are 59 करते हैं, क्योंकि 88 and 9, 88 में से 59 जाएगा तो बचेगा 29। फिर ये 5 को नीचे ले लिए, 5 यहाँ आ गया। अब 59 के टेबल में 5s are 295 होता है। ठीक है, तो ये तो यानी यहाँ पे कितना आंसर आया हमें, ये 59 ones are 59 15s are। तो 15 इंटू 100 करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेंगी, 15 यहाँ बचा, यहाँ 100 बचा है, तो 15 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ गया हमारा 1500। ठीक है, 15 को 100 से मल्टीप्लाई किए तो 1500 आर 1500। टैक्सेबल वैल्यू टू टॉय कार इज 1500 रुपीज। यानी वो कार जो थी 1500 रुपये की थी, वो 1500 में हमने जीएसटी ऐड किया 18%, तो 1770 है, मतलब इसमें ऑलरेडी 1770 निकाल कर दे दिया गया था। तो हमें पता करना था कि जीएसटी को हटाकर उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1500। तो हो आप लोगों को जीएसटी का लेक्चर जो था ये चारों वीडियो से समझ में आ गया रहेगा। ये 4 टॉपिक्स है, जो 4 टॉपिक्स का आप ध्यान दें, 4 कॉन्सेप्ट को समझे, इसी के बेस पे 4 में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। द सिमिलर काइंड ऑफ नंबर्स चाहिए होकर आगे, तो चारों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, आपको जीएसटी में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। जब जीएसटी कॉन्सेप्ट, जीएसटी के सम्स इजीली सॉल्व कर लेंगे।